नमस्कार, न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की, जहां उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की काउंटिंग चल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से इस समय जो खबर आ रही है वहां पर मतगणना जारी है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी 18,000 वोट से आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के गणेश केसरवानी 18,427 मतों से आगे चल रहे हैं। सदर नगर पालिका से बहुजन समाज पार्टी 114 वोट से आगे है। दूसरे रुझान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीछे हुए। इसके साथ ही सहारनपुर में बीजेपी 45,000 वोटों से आगे है। गाजियाबाद मेयर चुनाव में बीजेपी की बड़ी बढ़त एक बार फिर देखने को मिल रही है। बीजेपी की सुनीता दयाल 93,408 मतों से आगे हैं और वाराणसी नगर निगम में बीजेपी 18,000 मतों से आगे चल रही है। आपको बता दें कि बरेली के मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी 48,000 वोटों से आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई हुई है, जहां पर बरेली में मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 48,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल 96 विधानसभा उपचुनाव में अपना दल 409 मतों से आगे है। नगर पंचायत अध्यक्ष बेसवा वार्ड 6 से बीजेपी आगे नजर आ रही है। रामकोला नगर पंचायत में सपा आगे नजर आ रही है। रामकोला में सपा प्रत्याशी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सिराधु नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोला यादव 2,097 मतों से यहां पर आगे हैं और किला परिक्षितगढ़ नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी को पीछे कर सपा लगातार आगे बनी हुई है। करारी नगर पंचायत से निर्दलीय शमशाद आगे है। गजरोला नगर पालिका से बीजेपी आगे है। दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे नजर आ रही है। साथ ही कमलेश आर्य 600 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का जो मतदान हुआ था 11 तारीख को, उसके बाद आज सुबह से लगातार मतगणना जारी है और इस मतगणना में जो रुझान आ रहे हैं, आपको बता दें कि 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। और यह नगर निगम के जो 17 नगर निगम है उसमें 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है। और एक जगह बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने 21,000 मतों से बढ़त बनाई हुई है। परिणाम आने में कुछ देर है। ये जो रुझान आ रहे हैं ये मतगणना के हैं। जब अंतिम चरण की मतगणना होगी तब परिणाम सामने आ जाएंगे। बिल्कुल 2 चरणों में काउंटिंग हुई। 353 मतगणना केंद्र बनाए गए। 2 चरणों में होने वाली काउंटिंग में 17 नगर निगम और इसके साथ ही 1,420 नगर निगम बोर्ड, 200 नगर पालिका परिषद, 5,000 से ज्यादा नगर पालिका की मतगणना 353 मतगणना केंद्रों पर करवाई गई। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से मतगणना चल रही है, दूसरे राउंड की मतगणना का जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर, जैसे पिछले चुनाव में जो समीकरण सामने आए थे, जो परिणाम सामने आए थे, उन्हीं परिणामों की ओर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी आगे बढ़त बनाए हुए दिख रही है। और जिस तरह से जो परिणाम आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम है, साथ ही कर्नाटक में जो परिणाम आ रहे हैं उसको लेकर भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान भी सामने आए हैं। हम आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। बना पाएगी अभी तक जो खबर है, कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल जो उम्मीद कर रहे थे उसके अनुकूल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत लगाया और ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे, तो ये हार जो है वो मोदी की हार है और भारतीय जनता पार्टी इसे पहले से जान चुकी थी। और इसी कारण से जितने मीडिया हैं उसमें फोटो मोदी जी की जगह नड्डा जी का लगाना शुरू कर दिया, तो उसी से समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। जिस तरह से कर्नाटक के जो रुझान सामने आए हैं, वहां पर 129 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई। आपको पता है कि 132 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, 10 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और बाकी 122 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है।
भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं और 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 2 सीटों के जो परिणाम आए उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 10 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर चुकी है और 122 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। यदि उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित करके यदि कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हैं तो 132 सीटों का जो आंकड़ा है, बहुमत के पार का आंकड़ा है, वह कांग्रेस हासिल कर चुकी है। हालांकि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुंबई, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है और जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो नीतियां हैं, नीतियों के आधार पर हम जीतेंगे, लेकिन वहां मोदी मैजिक नहीं चला है। मोदी मैजिक जिस तरह से कई सभाएं की हैं, 450 से ज्यादा सभाएं और रैलियां की हैं, 100 से ज्यादा रोड शो किए हैं। कर्नाटक में जो तस्वीर सामने आई है और जो ट्रेंड चलता रहा है 1985 के बाद कर्नाटक में, वो कर्नाटक का ट्रेंड इस बार फिर रिपीट हुआ है कि जो भी दल सत्ता में होता है वह सरकार रिपीट नहीं होती है। वही ट्रेंड इस बार भी कर्नाटक में देखने के लिए मिला है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमलनाथ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी इस दौरान बयान सामने आया, जहां पर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि उम्मीद थी कि कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। तो इस तरह देखा हमने कि कर्नाटक में कहीं ना कहीं लोगों में, कांग्रेस के समर्थकों में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी 66 पर पहुंची है, साथ ही साथ कांग्रेस में 132 और जेडीएस में 22 और अन्य की बात करें तो 7 सीटों पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, आपने सही कहा काजल कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो वर्तमान रुझान आ रहे हैं, उन रुझान के आधार पर देखें तो कांग्रेस पिछले चुनाव की अपेक्षा 49 सीटों पर ज्यादा बढ़त बनाई है और 49 सीटें कांग्रेस को प्लस में मिलती हुई दिख रही हैं कि कांग्रेस ने इस बार जो है पिछली बार की तुलना में जो सीटें मिली थी उससे 50 लगभग सीटें, 49 सीटों का तो आंकड़ा सामने आ रहा है कि 49 सीटें कांग्रेस की बढ़ी हैं। और सही यदि वही हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की 38 सीटें घटी हैं। जहां जिन सीटों पर पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, उन सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत ना मिलना एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि 38 सीटों का घाटा हुआ है इस बार। वहीं यदि हम बात करें तो जेडीएस को भी घाटा हुआ है। जेडीएस को पिछले बार 15 सीटों का घाटा हुआ है, जहां पिछले बार लगभग 38 सीटें लेकर के चुनाव में आई थी और किंग मेकर के रूप में हमेशा जेडीएस अपनी भूमिका निभाती है। लेकिन इस बार 15 सीटों के नुकसान पर जा रही है जेडीएस। वहीं पिछले चुनाव की यदि हम तुलना करें तो पिछले बार जो अन्य थे या जो छोटे दल थे या निर्दलीय जो थे, उनको जो सीटें मिली थी उससे 4 सीटें इस बार ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सूरज जी, हम देख पा रहे हैं क्योंकि राज्य में 48 साल से सत्ता रिपीट नहीं हुई है और इसी को देखते हुए आखिरी बार अगर हम बात करें 1985 की, तो 85 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में वाली जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था। बिल्कुल सही कहा आपने कि वहाँ की जो तस्वीर है, वहाँ के समीकरण ही अलग हैं। हालांकि जो जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि पिछले चुनाव की यदि हम बात करें तो पिछले चुनाव में जो तस्वीर सामने आई थी 2018 में जेडीएस और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सेंध लगा दी थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 104, कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। एक बार फिर वहां पर जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कामयाब रहे। लेकिन जेडीएस ऐसी पार्टी है जो 2 बार मुख्यमंत्री बनवा चुकी है, लेकिन आज तक किसी भी चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ी है। पूरी 224 सीटों पर कभी चुनाव नहीं लड़ती है जेडीएस, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री बनाने में, किंग मेकर कहलाने में जेडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2018 में भी जेडीएस 200 सीटों पर चुनाव लड़ी और 37 सीटों पर चुनाव जीती थी। यह साझेदारी लंबी नहीं चल पाई, हालांकि क्योंकि लंबी खींचतान के बाद 2019 में कांग्रेस के 15 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद फ्लोर टेस्ट में पार्टी 99 और 105 से हार गई थी और उस समय की तत्कालीन सरकार गिर गई थी। लेकिन इस बार जो तस्वीर सामने आ रही है, देखा जा रहा है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस को पिछले बार 104 सीटें मिली थी जो बहुमत के आंकड़े से कम थी। जी बिल्कुल सूरज जी, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात कर रहे हैं तो 73.90% मतदान हुआ पिछले चुनाव से, यानी कि 1% ज्यादा। बिल्कुल, तो वहीं 10 मई को 224 सीटों के लिए 2615 उम्मीदवारों के लिए 5.13 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले थे। चुनाव आयोग के मुताबिक कर्नाटक में 73.19% मतदान हुआ। ये मतलब 1957 के बाद राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा रहा है। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि पिछली बार में 73.19% मतदान हुआ, यानी कि पिछले चुनाव से 1% ज्यादा। तो कहीं न कहीं कई बड़े चेहरों की किस्मत जो थी वो दांव पर लगी हुई थी, जिसमें सीएम ने फेस किया। और वहीं इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े चेहरों का राजनीतिक भविष्य भी
दाव पर लगता हुआ सूरज जी कहीं न कहीं नजर आया। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से वर्तमान सरकार, हालांकि एक चीज जरूर होती है काजल वहाँ पर कि जहाँ तत्कालीन सरकार होती है जिस भी दल की, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है और वो फैक्टर भी कहीं न कहीं लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणामों की, जो कहीं कहीं चुनाव परिणाम आ गए हैं और कहीं कहीं रुझान आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है राजनीतिक दलों का मंतव्य और उनके प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं समय काजल। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक अग्रवाल जी। विवेक अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका न्यूज आवर में। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक राज जी। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत है। और बहुजन समाज पार्टी के नेता सुमेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। सुमेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही सपा नेता अजय पाल जाटव जी हमारे साथ हैं। अजय पाल जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवराज सिंह जी भी हैं। देवराज सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही आरएलडी के नेता अंकुर सक्सेना हमारे साथ हैं। अंकुर जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं विवेक अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह के जो रुझान सामने आ रहे हैं, जहां आपको बढ़त मिल रही है, क्योंकि यदि हम बात करें 2017 के चुनाव की, तो 2017 में जिन सीटों पर आपको बढ़त मिली थी, चुनाव आप जीते थे, उन्हीं सीटों पर लगातार वर्तमान में भी इस बार भी बढ़त बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम देखते हैं तो ये योगी का जादू है, क्योंकि जहां चुनाव प्रचार के लिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पिछली सरकारों की खामियां गिनाई हैं। उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की है। उन्होंने बात कही है कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों में युवाओं के हाथ में तमंचे होते थे, अब टैबलेट होते हैं। उन्होंने बात कही है जवाहर बाग के हत्याकांड का उल्लेख किया है। उन्होंने बात कही है पीतल नगरी की बात कही है। सहारनपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत जो की गई है, तो दूसरे चरण के मतदान के एक दिन पहले तक लगातार पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा था। उसी का परिणाम है ये, या फिर वर्तमान में जो कार्य आपकी सरकार ने किए हैं ये उसका परिणाम है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी प्रदेश में काम कर रही है और उसके पूर्व में हमारी नगर निगमों में जिस तरह से हमारे लोगों ने काम किया है, जी आपको बता दूंगा कि सर 10 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठा बताया उसको देखते हुए हमने पूर्ववर्ती सरकार के कामों से कंपेरिजन भी किया है जी और जिस तरह का काम उन्होंने नगर निगम कार्यकाल में कर सके वो कार्य भी बोलता है। इस सबके सम्मिलित प्रयास से जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मोर्चे पे उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण पहल की है। ठीक है विवेक जी एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि जो बात सामने आ रही है कि कुछ देर पहले हमारी और चर्चा हो रही थी, दूसरे दलों के भी लोग बैठे, तो उन्होंने जो बात कही कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होकर के यदि जनता हमें आशीर्वाद देती और जनता का हमें आशीर्वाद मिलता तो हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाते, उत्तर प्रदेश की तस्वीर अलग होती। आपने भी कहा है, आपके नेताओं ने कहा है कि अभी डबल इंजन की सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा विकास होगा। तो अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या सामने आने वाली है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पूर्ववर्ती सरकारों के नेतृत्व में जिस तरह से बीमारू राज्य था, जी अपराध के लिए जाना जाता था, जी जवाहर बाग जैसे हत्याकांड के लिए जाना जाता था, हाँ आज उत्तर प्रदेश उत्सव के लिए जाना जाता है, हाँ और नंबर 1 राज्य बनने की स्थिति में बढ़ रहा है। जी आज ही मेरी एक जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात हुई। जी उन्होंने कहा धीरे धीरे आपका उत्तर प्रदेश विशिष्ट प्रदेश बनने की स्थिति में जा रहा है। ठीक है, 2-3 साल के बाद उत्तर प्रदेश जो स्थिति है जीएसटी कलेक्शन में, टैक्स कलेक्शन में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। जी आज ही इस कार्य से मुझे मेरी वार्ता हुई सवेरे सवेरे। जी तो जिस तरह से प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मजबूती से बढ़ रहा है, देश से विदेश उद्योगपति आकर के प्रदेश में आ रहे हैं, कानून व्यवस्था के मोर्चे पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है, संगठित गिरोहों की कमर टूट चुकी है, हर मोर्चे पे उत्तर प्रदेश अच्छा काम कर रहा है। नगर निगमों में हमने जो व्यवस्था सुधारी, सुबह ही शाम को भी हमने बाजारों में झाड़ू लगाने का काम किया। हमारी बाजारें चकाचक रही, डीप सीवर डाले जा रहे हैं, गैस लाइन घर घर पहुंचाई जा रही है,
पानी हर जल हर घर एक चीज देखी गई विवेक जी, एक चीज है। देखी गई, यही बात जो आप कह रहे हैं कि पानी वाली जो बात है, लाइट वाली जो बात है, क्योंकि ये जो चुनाव का मुद्दा, ये निकाय चुनाव है, ये गलियों का चुनाव है, ये मोहल्ले का चुनाव है, ये इस चुनाव में जो है सड़कों की बात होती है, लाइट की बात होती है, बिजली के और पानी की बात होती है, साफ सफाई की बात होती है। लेकिन यहाँ पर जहां भी मुख्यमंत्री ने सभा की है या आपके जो भी नेता रहे हैं, उन्होंने बात कही राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस पर चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी भी चुनाव प्रचार अभियान के दौरान में सड़कों की बात, गलियों की बात, नालियों की बात, बिजली और पानी की बात नहीं की गई है, टैक्स माफ करने की बात नहीं की। हालांकि सपा ने घोषणा जरूर की थी टैक्स माफ वाली, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी कोई बात, वो जो सीधे जनता से जुड़ी हो, वो बात नहीं कही गई। देखिए, टैक्स माफ करने वाला विषय जो समाजवादी पार्टी ने उठाया, जी। उसको भरोसा नहीं। हाँ ये वो सरकार है कि जो खुद लखनऊ में वर्तमान मुख्यमंत्री जी। अखिलेश यादव बिजली का तार पकड़े लेके जाते थे अपने हाँ। शासनकाल में। हाँ इस समय हमारे तारों में बिजली आती है। ठीक। बिजली आपूर्ति नगरों में, गांवों में निर्बाध रूप से दी जा रही है। हाँ लोगों को बिजली से समस्या नहीं है, जी। पानी मिल रहा है। गलियां, सड़कें, जहाँ डामर रोड बनती थी वहाँ डामर बन गई, जहाँ डामर नहीं बनी हाँ। वहाँ सीसी इंटरलॉकिंग की सड़कें बना दी गई। जी। तो परसों गाजियाबाद में था, मैंने वहाँ खुद अपने सभासदों के क्षेत्र में प्रचार के दौरान देखा, एक भी गली वहाँ ऐसी नहीं जिसमें कोई दिक्कत हो। मैं अपनी आंखों से देख के आया, मैं सुनीता दयाल जी के क्षेत्र में गया था जी। गाजियाबाद अपने जीवन के, मैं सारे जिला खुद दौरा करके आ रहा हूँ, आज ही सुबह में लखनऊ पहुंचा हूँ। हाँ तो जो मेरे सभासदों ने कार्य किया है विकास के, वो काम बोलता है, ठीक है। और उसी बोलते हुए काम की वजह से जनता जनार्दन बार बार हमारे लोगों को आशीर्वाद देती है। ठीक जी है, बिल्कुल। अभिषेक राज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है, कह सकते हैं कि कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुला है, क्यों आखिर? देखिए, कांग्रेस इस बार जो ये चुनाव हुए हैं बहुत मजबूती से और अच्छे से लड़ रही है। परिणाम जो है वो हमारे स्वरूप नहीं आए हैं, मगर हमने जमीन पे अच्छे से इस बार लड़ाई लड़ी है। और चेयरमैनियों में और भी कई जगह कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस वक्त हमारी लीड भी बनी हुई है रायबरेली, अमेठी में कई जगह जो हमारे पुराने गढ़ थे, जहाँ पे हमने पकड़ खो दी थी पिछले 5 वर्ष। कांग्रेस अच्छा कर रही है। और कर्नाटक में भी हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा, कांग्रेस पार्टी ने वहां अपनी सरकार बनाने की तरफ हम आगे बढ़ गए जी। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हमने कार्य किए हैं इतने ज्यादा, उसकी वजह से हमको वोट मिले हैं, तो ये सरासर गलत है। पिछले 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं महानगर पालिकाओं में हर जगह भारतीय जनता पार्टी काबिज है उत्तर प्रदेश में, और स्थिति कमोवेश वही है पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी भी आप रोड पे जाइए तो गड्ढे नजर आएंगे, कूड़ा खुले में पड़ा हुआ है। चुनाव के वोटिंग के 2 दिन 3 दिन पहले रोडें बनवाई जा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए, तो स्थिति कोई बदली नहीं। और बीजेपी कभी भी अपने कार्यों के नाम पर वोट नहीं मांगने जाती है, केवल धार्मिक मुद्दों पे, सांप्रदायिक मुद्दों पे इन सारे नीति करके इन चुनावों में भी वोट मांगा गया है। और देखिए, शासन प्रशासन का तो प्रभाव रहता ही है, सत्ताधारी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक सी बात है लाभ तो होना ही है। तो अभिषेक जी, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में जो निकाय का चुनाव था, क्योंकि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है? देखिए, कई जगह से इस तरीके की खबर आ रही है। बाय इलेक्शन उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पे, स्वार में और छानबे में, वहां से भी लगातार गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। कई जगह वोट भी नहीं डालने दिया जा रहा है, लोगों के नाम भी कटे हुए हैं। मेरा स्वयं का नाम, मेरे परिवार का नाम सूची से कटा हुआ था, हमको वोट डालने का भी अवसर नहीं दिया गया। तो इस तरीके की खबरें जो हैं हर बार आती हैं। ये तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया होती है, जब वो वोटर लिस्ट अपडेशन करते हैं, तो वो अभी 1 महीने अभियान जो उनका चला था, ये बार बार होता है। हमारा तो नाम पिछले बार भी नहीं था, 5 साल पहले भी चुनाव हुआ था, इस बार भी नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। अभिषेक जी वापस आते हैं आपके पास में। देवराज सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा, और एक बहुत सीधा सा सवाल कि जिस तरह से इस चुनाव प्रचार में, निकाय चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक सेंटेंस, उनका एक वाक्यांश बहुत प्रचलित हुआ कि प्रकृति सबका न्याय करती है। आपको लगता है कि ये इस सेंटेंस का, इस शब्दांश का या इस नारे का प्रभाव हुआ है?
बिल्कुल आप जो कह रहे हैं जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रकृति सबके साथ न्याय करती है। जी इसका मतलब है कि अवसर सबको देती है। जी और मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय निकाय चुनाव को पूरी गंभीरता से लिया, ये समझ के नहीं लिया हाँ कि यह उनके स्तर का चुनाव नहीं है। हाँ तो यह उस पद पर बैठे व्यक्ति की एक गंभीरता है कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई जी भी काम उस आधार पे छोटा बड़ा नहीं अंतर किया जाना चाहिए। जी और विपक्ष के बड़े नेताओं ने, आप देखे होंगे कि बसपा की नेता तो चुनाव के लिए निकली ही नहीं, हाँ सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लागू करने वाले जी सतीश मिश्रा भी नहीं गए। जी कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नेताओं की सूची गायब थी हाँ प्रचार के लिए। जी हाँ तो मेरा मानना है कि भाजपा ने इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लिया और अब उसका असर परिणाम के रूप में दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी ने हर जनपद में दौरा करके अपने पार्षद और नगर निगम के मेयर हो, नगर पालिका के चेयरमैन के उम्मीदवार हो या नगर पंचायत के चेयरमैन के उम्मीदवार हो, सबके लिए वोट जनता से मांगा। बिल्कुल तो ये लोकतंत्र में देखिए कि बड़ी अच्छी परंपरा है कि हाँ हम जनता के पास जाते हैं और उनसे वोट मांगते हैं कि हमको सरकार बनाने का या स्थानीय निकाय में हमको काम करने का अवसर दिया जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कह रहे हैं कि अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का चुनाव है। जी तो इसका असर तो दिखा परिणाम के रूप में। जी देखिए अब तो आगे आ ही रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोरखपुर का शायद रिजल्ट आ चुका है, वो भाजपा के खाते में गई है जी सीट। हाँ अयोध्या का भी लगभग रिजल्ट क्लियर है, वो भी भाजपा के भारतीय जनता खाते में जा पार्टी रही जी है। बिल्कुल तो अब पक्ष के बड़े नेताओं ने अगर इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया और फिर उसको कह दिया जाए देवराज सिंह कि जी आगरा और सहारनपुर मतदाता से जो रुझान आ रहे हैं वो थोड़ा सा जी इस रुझान से भी अलग आ रहे हैं। अब विश्लेषण कर सकते हैं कि वहां क्या समीकरण रहे होंगे? देखिए सहारनपुर का जहां तक मैं बता रहा हूं कि भाजपा और बसपा में सीधी काफी टक्कर फाइट थी। और जी जो बसपा के उम्मीदवार थे वो पुराना राजनीतिक परिवार है। इमरान मसूद साहब के पिता जी 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 भी राजनीति में थे और बड़ी दमखम से राजनीति वो करते थे और उनका बड़ा नाम रहा। हाँ इमरान मसूद साहब अब जो है बसपा से हैं, उनके परिवार की उम्मीदवार हैं इस समय जी मेयर पद पे। तो देखिए उसका असर तो पड़ेगा ही। हाँ और बसपा के वोट बैंक तो हर जगह हर जनपद में है ही। जी और इमरान मसूद जी के इनके बसपा के साथ जुड़ने से वो कहीं ना कहीं ऐड ऑन हो गया। तो हो जी सकता है कि बसपा को इस सीट पर लाभ मिल जाए। और जी आगरा में भी जी कमोबेश यही स्थिति है, जी क्योंकि वहाँ जो अंश है वहाँ बसपा का जो एक आधार वोट है उसकी वजह से बसपा उम्मीदवार को लाभ ठीक मिल है सकता है। ठीक है ठीक है जी ठीक है। अजय पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता जी। अजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अजय पाल जी से काजल हम बाद में लेंगे, अगर जी आप अंकुर जी से पूछ सकते हैं इस ठीक समय। है, पूछिए आप। जी अंकुर जी, इस समय जो बात आ रही है कि आपकी उपस्थिति और क्या ये लड़ाई आपके अस्तित्व की लड़ाई थी या फिर केवल ये कह सकते हैं कि हाँ तस्वीर सामने है, तस्वीर के पीछे की तस्वीर कुछ और है? अरे महेंद्र भाई, ये सबसे बड़ी बात ये है जी कि जो सत्तारूढ़ दल होता है ये सत्तारूढ़ दल की स्वीकार्यता की लड़ाई होती है। हाँ हम लोग तो विपक्ष में हैं हाँ और जो लोग विपक्ष हैं तो वो तो जनता की आवाज होते हैं और जनता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और जनता हम लोगों को अपेक्षित सहयोग कर रही है। हाँ साबित तो भारतीय जनता पार्टी को करना है कि उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को आम जनमानस स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ और आपके जो चैनल पे स्लाइड चल रही है इस जी समय, उसमें आप देखिए उसमें महानगर क्षेत्रों का आप लोग दिखा रहे हो। जी 16 प्लस 1 17 आपने महानगर क्षेत्रों को दिखाया। जी लगभग 17 और 3 20 जी लगभग हमारे यहाँ 63 जिले और हैं। हाँ 80 जिलों का जो हमारा प्रदेश है। जी आप बाकी रुझान अगर दिखाएंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी मानस ने हाँ उतना प्रेम स्नेह या मत के रूप में सहयोग नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी कह रही है। हाँ क्योंकि जब आप नगर निकायों की बात, नगर निकाय में स्थानीय निकाय के अंतर्गत आपका नगर पालिका परिषद भी आता है, नगर पंचायत भी आता है। हाँ बिल्कुल। और जितने नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायत है, उनमें भारतीय जनता पार्टी को उतनी अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। हम आपके अयोध्या जैसी जगह पर जहां पर इस समय मंदिर के मुद्दे को जनता पार्टी करवा रही है, हाँ जो कि प्रभु श्री राम जी है, हाँ वहां पर जो सीट निकली है, रिजल्ट आया महाराष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन से, राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे हमारा कैंडिडेट कल्याण सिंह बाढ़ से जीता है। हाँ तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, हाँ उत्तर प्रदेश में कार्य गठबंधन है। हम ये जरूर मानते हैं
कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, तो सत्ता में रहने का भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नकारात्मक राजनीति की जा रही है, उस नकारात्मक राजनीति प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ठीक है। और जिस तरीके से कर्नाटक में आज कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया, आप निश्चित मान के चलिए एक शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय गठबंधन इसी प्रकार सफाया करेगा। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास में, वापस भारत में सफाया। ठीक है अंकुर जी, वापस आते हैं। अभिषेक राज जी, यहाँ एक बात आ रही है, जिस दिन नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, घोषणा की गई थी, उस दिन ये बात आ गई थी सियासी गलियारों में, इस बात की जोर से चर्चा थी कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। आपका प्रदर्शन यदि इस सेमीफाइनल में ऐसा है तो फाइनल में क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि पिछले चुनाव का जो परिणाम था कि सारा केंद्रीय नेतृत्व आपके साथ था, तब भी 2 सीट उस प्रदेश से जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां से 2 सीट ही आप लेकर आ पाए थे। देखिए ऐसा है, ये सब तो कहने की बात है जी। कर्नाटक में हमारा इतना बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, हमारा वोट परसेंटेज जो है लगभग 8% बढ़ा है। जी हाँ। तो सेमीफाइनल तो उसको भी माना जाना चाहिए था। हाँ। 24 के चुनावों का इतना बड़ा राज्य है, हमने भारतीय जनता पे वापस छीन लिया, जो इन्होंने बेमानी करके और पटलंच करके हमसे 3 वर्षों पहले 4 वर्ष पहले छीना था। तो सेमीफाइनल तो उसको माना जाना चाहिए। लगातार बीजेपी हार रही है, हिमाचल प्रदेश भी हमने जीता उससे पहले, तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का असर नजर आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं, काजल जी, अजय पाल जी से आप कुछ जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कानपुर सीट की अगर हम बात करें तो सपा एक भी सीट नहीं निकाल पा रही है, तो 17 सीटों में से एक भी सीट नहीं निकाल पाई, आखिर क्या वजह रही इसकी? जी अजय जी। देखो, सरकार बीजेपी की है और योगी जी का काम करने का तरीका, मोदी जी के काम करने का तरीका पूरे देश और प्रदेश को पता है जी। तो जो ये जिस ढंग से चुनाव लड़ते हैं, जिस ढंग से अधिकारियों को मैनेज करते हैं, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद बहुत ही कम है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि जब सरकार होने के बाद भी निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते तो ऐसे में सीट कैसे आ सकती है? मतलब आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर मैं नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल पर खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी की है कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है इनकी कार्यशैली से। तो क्योंकि कहा जाता है भाई कि जहां भी चुनाव, चाहे हम राज्य के चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि यहाँ एक बात आती है कि चुनाव आयोग पर सबको भरोसा होता है और चुनाव आयोग के परिणाम को सब स्वीकार करते हैं। तो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, उस हिसाब से यदि चुनाव आयोग कार्य कर रहा है तो आपने कहा निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। चुनाव जी, ये लोकल चुनाव है, लोकल अधिकारी इसको मैनेज करते हैं। चुनाव आयुक्त तो चुनाव की एक प्रक्रिया अलग है। चुनाव आयुक्त का प्रक्रिया जो लोकल अफसर होते हैं उनको चुनाव में यूज करती है। चुनाव की प्रक्रिया वो उनके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन डीएम को डिस्ट्रिक्ट में काम करना होता है, एसडीएम को डिस्ट्रिक्ट में काम करना होता है, तो लोकल प्रशासन के अंदर उनको आते हैं वो। ठीक है, तो वहाँ योगी जी कंट्रोल उनको करेंगे, उनको पता भविष्य उनका क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन अजय जी, जैसे आपने बोला लोकल की बात करी जैसे आपने, तो मतलब अगर ये स्थानीय चुनाव है तो क्या मतलब आप इसको छोटा समझ रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आपकी नजर से? नहीं, छोटा बिल्कुल नहीं। चुनाव है जी, चुनाव है, लोकतंत्र है, इसमें ग्राम प्रधान से लेकर प्रधान तक कोई भी चुनाव छोटा नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह से हर चुनाव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह से बात हुई है, विवेक अग्रवाल जी आपके पास आना चाहेंगे। और जो बात सामने आ रही है, जैसा कि अभी अजय जी ने भी कहा, अभिषेक जी भी कह रहे हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, आप पर आरोप लगाया गया है कि आपने जो है जातिवाद की नीति, धर्म की बात, हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतते हैं, इस आपकी चुनाव प्रक्रिया, चुनाव की रणनीति इस तरह की होती है, आरोप लगाया जा रहा है निष्पक्षता पूर्वक चुनाव नहीं हुए। ये सीधा सीधा बात आप पर आरोप है। जी विवेक जी, विवेक जी आप सुन पा रहे हैं हमें? नहीं, विवेक जी आप तक हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, अभिषेक जी हम आपके पास आ रहे हैं, विवेक जी से हम फिर प्रश्न करेंगे। अभिषेक जी, जैसा कि आपने भी कहा कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं या बंटवारे की बात करते हैं, देखो कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप तो कांग्रेस पर भी लगता है। देखिए, कहना गलत है जी,
राहुल जी ने जैसे बोला कि नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो कांग्रेस पार्टी ने केवल मोहब्बत की बात करी है, सबको साथ में लेकर चलने की बात करी है, और इसी का परिणाम स्वरूप है कि आज कर्नाटक की जनता ने हमको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, वहाँ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह हनुमान जी का वहां पर नाम लाकर वहां पे तुष्टिकरण करने की, सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करी कर्नाटक में, मगर हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ रहा और कांग्रेस पार्टी वहां पे विजयी हुई। आप देखिए कि पूर्वोत्तर राज्य में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, वहां पे आगजनी हो रही है, दंगे हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां कंट्रोल है, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, इस तरीके का माहौल बनाने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। तो कर्नाटक में तो सरकार, और इस तरीके की सरकार थी बीजेपी की, कर्नाटक में सरकार थी बीजेपी की। पिछले 2-2.5-3 वर्षों से आप देखिए ना किस तरीके को लेकर लड़ाई हो रही थी। वहां पे कॉलेज के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, धर्म के नाम पर वहां पे बांटने की कोशिश की जा रही थी। तो वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की राजनीति को साफ साफ नकार दिया, कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए वहां पे मैंडेट दिया। ठीक है, बिल्कुल। बीएसपी नेता सुमेंद्र जी, मैं आपके पास रुक करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में तो योगी का जादू जो है वो चल गया है, और कहीं ना कहीं देखें तो भगवा रंग जो है वो बीजेपी का नजर आया। तो अब क्या लगता है, कितना कॉन्फिडेंस बना हुआ है आप में? मैम, बहुजन समाज पार्टी के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और उत्तर प्रदेश की खास करके पब्लिक भी जानती है कि बहुजन समाज पार्टी कभी छल कपट की राजनीति नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा रंग आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, उसके लिए पत्रकार बंधु और शासन प्रशासन, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है। शासन प्रशासन, अन्य दलों के जो भी कार्यकर्ता नेता होते हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। समाज के सामने रोड पे अपना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाती है। आज उत्तर प्रदेश में भगवा रंग जो है वो दबंग। ठीक है, लेकिन सुमेंद्र जी आपने एक बात कही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर उंगलियां खड़ी कर रहे हैं आपकी पत्रकार बंधु हैं या आप शासन प्रशासन। ठीक है, शासन प्रशासन शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग होता है, ये आरोप लगते हैं, लेकिन आपने कहा जो पत्रकार बंधु हैं वो भी दूसरे दलों को या उनका समर्थन करते, इस कारण से भगवा है। मतलब आप सीधे सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र का है वो पूरी तरीके से सभी लोग जो है भगवा रंग में रंग जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दबाव में जो एक्चुअल चीजें होती हैं, पब्लिकली जो जमीनी स्तर पे होती हैं, उनको अगर अच्छे तरीके से दिखाया जाए तो भगवा रंगधारियों की जो है करतूतें पब्लिक में आ जाएंगे। नहीं, सीधी बात है भाई, जहां अखिलेश यादव ने सभाएं की हैं, मीडिया ने दिखाया है, योगी आदित्यनाथ ने जहां सभाएं की दिखाया है, आपकी तो बहन जी ने एक भी सभा नहीं की, हम क्या दिखाते फिर? मैं समझ सकता हूं, लेकिन पब्लिकली में जो जमीन स्तर पे है, बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहता है, और जमीनी में घर घर जाकर के अपने बहुजन समाज पार्टी का वोट बढ़ाने का कार्यकर्ता। आप देख सकते हैं अभी जो चुनाव की परिणाम आ रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी का जो कई जगह सीधे फाइट में है, और हमारे मेयर और सभासद प्रत्याशी भी जीत रहे हैं। अभी शाम तक समय दीजिए, जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस है कि बढ़ती हुई नजर आएगी? ठीक है, बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देगी आपको। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से अभी बात हुई है, मैंने पहले भी जो प्रश्न किया था, आप तक हमारी आवाज उस समय नहीं पहुंच पाई थी, कि जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, हम बात करें अजयपाल सिंह जी की, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का, आरोप लगाया धर्म की राजनीति करने का, और आरोप लगाया है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, जिस तरह की बात कांग्रेस कह रही है जी, ये बातें बड़ी बचकानी है। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, कर्नाटक में ये जीत रहे हैं, वहां के बारे में क्या कहेंगे? जब ये हारते हैं तो ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक सबके
अक्सर ठिकाना तोड़ने से जरा भी देर नहीं करते। हाँ। और जब जीतते हैं तो मुस्कुरा के चल देते हैं। ये कोई तरीके नहीं। लोकतंत्र में आप चुनाव आयोग के ऊपर बात बात में इस तरह से प्रश्न लगाते फिरे, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी जनता का मत हो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। ना मशीनरी यहाँ गड़बड़ कर रही, ना वहाँ गड़बड़ कर रही। इसी मशीनरी से हम जीतते भी, इसी मशीनरी से हम हारते भी। बात अपने अपने काम की होती है। उत्तर प्रदेश में अगर हम नगर निगमों में जीत रहे हैं तो हमने वहाँ काम किए हैं। हाँ। हमारी सरकार का काम बोल रहा है। ठीक है विवेक जी, कर्नाटक आपने में कहा कर्नाटक में कांग्रेस जीत रही तो वहां की मशीनरी सही है, वहां निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। और जो बात सामने अब आ रही है कर्नाटक को लेकर के, हालांकि मुख्यमंत्री मुंबई ने हार स्वीकार कर ली है, आपको लगता है कि मोदी मैजिक वहां काम नहीं किया है? क्योंकि 450 ज्यादा सभाएं, 100 से ज्यादा रोड शो किए हैं, 2 दिन तक नरेंद्र मोदी वहीं रहे हैं। आपको हार का क्या कारण लगता है कि वहां की जनता ने आपको क्यों अस्वीकार कर दिया? देखिए, वहां की जनता ने हमें अस्वीकार नहीं किया है जी। हाँ, हमारी सरकार वहां नहीं बनी। हाँ। हम मत पाए, जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। हाँ। जिस मात्रा में बन करके हमारी सरकार बन सकती थी, हाँ। उस मात्रा में हमें मत नहीं मिले। हाँ। और हमारे मुख्यमंत्री ने अपनी हार स्वीकार की। ठीक है। आप सब खुद बता रहे हैं कि 48 साल का वहाँ ट्रेंड है, एक बार हाँ। जो सरकार बनती है रिपीट नहीं होती। हाँ ठीक है। मोदी जी के प्रयास से जहाँ तक हम पहुंचे, हाँ। ये मोदी जी का मैजिक ही है। हो सकता है कि इससे भी कमतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक पर रहती, जैसा कि हमें अंदर खाने से फीडबैक मिले। हाँ। तो हम हार जीत में दोनों में समभाव में रहते हैं। हाँ। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में देखिए, पद पर जो आपने मिला कहा कि भाई है आपके से 2018 में जब चुनाव हुए थे तब जनता ने स्पष्ट बहुमत तो आपको नहीं दिया था, क्योंकि उस समय केवल 104 सीटें आपके पास थी। जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, उसमें सेंध लगाई गई, विधायकों ने इस्तीफे दिए, तब आपकी सरकार बनी। मतलब वो जो समीकरण वहां बने थे, तो आपको लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती बना ली थी? हालांकि जनता चाह रही थी उस समय भी कांग्रेस की सरकार बनना, और उस समय कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बनाई थी, तो आपको लगता है कि जनता ने उसका उत्तर इस बार दिया है आपको कर्नाटक में? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस समय भी हम थे जी, और कांग्रेस हमारे आसपास भी नहीं थी। हाँ। सरकार जनता हमारी चाहती थी, इन लोगों ने गठबंधन करके बना ली। हाँ। जो गठबंधन आगे चल के चला नहीं। तो जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम तो ये कहना गलत होगा। हाँ। जनता इनकी सरकार चाह रही। ठीक। आज अगर कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी होकर के निकल के आ रही है, हाँ। तो ये तो मैसेज फिलहाल साफ है कि कांग्रेस की सरकार वहाँ की जनता चाहती है। जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है। जनता को उस मौके पे कांग्रेस को अपने आप को खरा साबित करना है। वो दृश्य नहीं होना चाहिए जो राजस्थान की जनता देख रही है। ठीक है, बिल्कुल। अभी हम उत्तर प्रदेश जिस होटल के लिए कांग्रेस जानी जाती है, वो दृश्य वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और अगर ये दृश्य उपस्थित होंगे तो हम मजबूत विपक्ष के रूप में राजस्थान की जिस तरह से बदहाली का तमाशा देखा जा रहा है, उसी तरह हम कर्नाटक की बदहाली का तमाशा देखते रहे। ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। आगे इसके फैसले। ठीक है विवेक जी, वापस आता हूँ आपके पास में। अभिषेक राज जी, आपके पास आऊंगा। कर्नाटक में आपने कहा कि कर्नाटक में जनता का आशीर्वाद आपको मिला है। अभी जहां आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं और यहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि हाँ ठीक है, वो एक फैक्टर होता है कि जिसकी सरकार है, राज्य में जिसकी सरकार है, जिस दल की, वहां के स्थानीय निकाय चुनाव में वो फैक्टर मिलता है और कहीं ना कहीं उसको प्रत्याशी को फायदा मिलता है। लेकिन कर्नाटक की यदि हम बात करें तो कर्नाटक में आपने जो प्रदर्शन किया है, जिस तरह की बात हुई, क्योंकि जब आपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वहां बजरंग दल वैन की बात कही थी, तब बजरंग दल ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को मुद्दा बनाया और उसके बाद जितनी सभाएं हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बजरंगबली के जयकारे से अपने भाषण शुरू किए हैं। तो जो चुनाव परिणाम 2018 के थे, वो चुनाव परिणाम इससे बिल्कुल इतर हैं। आपको लगता है, क्योंकि हमने 2 बात सामने है, भारतीय जनता पार्टी का मिशन लोटस और कांग्रेस का मिशन हस्त, तो मिशन हस्त के लिए क्या तैयारियां हो सकती हैं वहां पर? और जिस तरह से बात की जा रही है कि बेंगलुरु में उनको बुलाया जा रहा है, कुछ विधायक पहुंच चुके हैं, प्रत्याशी वहां पहुंच चुके हैं, जो जीत गए हैं, जो जीतने वाले हैं, तो कर्नाटक की तस्वीर पर आपका रुख क्या है?
क्या ऐसा है जी, आप जो बात कह रहे हैं इससे साफ साफ पता चलता है भारतीय जनता पार्टी की नीयत देखिए सब जानते हैं जी, और यही कहीं आंकड़ा जो है 100 होता फिर मामला अटकता 10-12 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी अपना जो हथकंडा है ठीक है, जो इन्होंने पहले किया था ऑपरेशन लोटस हाँ, ये फिर करने की कोशिश करती है। अभी 2 दिन पहले ही हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के सीनियर नेता कर्नाटका का हाँ, रहे थे कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, जी, हमने पिछली बार भी ऑपरेशन लोटस किया था, इस बार भी ऑपरेशन लोटस हम कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद स्वीकारा है हाँ, कि जिस तरीके से इन्होंने बैकडोर से पिछली बार सरकार गिराई, हाँ, जब जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन करके हम सरकार चला रहे थे हाँ, और कुमार स्वामी बढ़िया काम कर रहे थे, हाँ, एक तरफा इन्होंने जाके बेईमानी करके धनबल का प्रयोग करके हाँ, और केंद्रीय मशीनरियों को लगाकर वहां पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपनी सरकार बनाई है, कर्नाटक की जनता ने उसका जवाब दिया है। ठीक है, चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के जितने वहां के नेता हैं उनको परेशान किया गया, उनके ऊपर सीबीआई ईडी के छापे पड़वाए गए। ये उसके खिलाफ जो है जनता का रोष, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है कि केवल आप सीबीआई और ईडी के माध्यम से चुनाव को प्रभावित कराने की कोशिश करेंगे तो उससे प्रभावित नहीं होगी जनता। मोदी जी खुलेआम वोट मांग रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी अगर वहां सत्ता में रहेगी तो आपका काम होगा, फायदा होगा। क्या तो भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है, क्या मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि अब कांग्रेस की सरकार बन गई तो कर्नाटक को तरजीह नहीं दी जाएगी? तो इस तरीके की तमाम वहां पर बातें करी गई शीर्ष नेताओं के द्वारा और बीजेपी को कहीं ना कहीं पता था कि इनकी हालत पतली और चुनाव हार रहे, तभी इस तरीके की बयानबाजी करी गई, तभी बजरंग बली की उसमें एंट्री करी गई क्योंकि बीजेपी को पता था कि चुनाव हारने जा रहा है। जनता ने उसको जवाब दे दिया। ठीक है देवराज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि अब जैसे कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बाजी मार ली है, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि अभी हमने कमलनाथ का भी बयान सुना, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सुना, तो उनको उम्मीद थी कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होगी। तो जब हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि मोदी जी ने रोड शो किया, तो क्या वो काम नहीं आया कर्नाटक में चुनाव प्रचार? ये तो देखिए जनादेश है, जनादेश का तो सम्मान सबको करना चाहिए बिल्कुल। और चुनाव लड़ने वाले सभी दलों को अपना अपना प्रयास करना होता है। तो मोदी जी ने उस रूप में रोड शो किए, रैलियां की, सभी दलों के नेताओं ने किए। तो अब ये कहा जाए कि ठीक है वहाँ मोदी जी का जादू चला कि नहीं चला, अब ये तो स्पष्ट हो रहा है कि नहीं चला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की जनता ने बिल्कुल सिरे से ही भाजपा को खारिज कर दिया हो, ऐसा भी नहीं है। और रही बात देखिए कि वहाँ 2018 में जो चुनाव हुआ था तो भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 104 सदस्य उसके जीते थे, विधायक 104 विधायक जीते थे, लेकिन वो बहुमत से आंकड़ा कम दूर था। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर वहां सरकार बनाई और साल सवा साल बाद जो है कुछ मतभेद हुए तो वो खैर अलग बात है कि भाजपा ने फिर सरकार बना ली। तो करीब 4 साल के आसपास जो सरकार कर्नाटक में चली तो उसका कुछ ना कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी रहा होगा जिसका असर चुनाव परिणाम के रूप में भी दिख रहा है। और दूसरा यह है कि अंतर विरोध वहाँ स्थानीय नेताओं के राज्य में, कर्नाटक में जो स्थानीय नेता थे भाजपा के, वहाँ उनमें कहीं ना कहीं एक आपस में अंतर विरोध था जिसका असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। मोदी जी ने संभवतः ये जरूर आकलन किया होगा कि इसका दुष्प्रभाव दिख सकता है चुनाव में, इसीलिए उन्होंने मेहनत अपने स्तर से बहुत की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ से गए। लेकिन ठीक है, तो जनादेश है, तो अब जनता ने कांग्रेस को अवसर दिया है और लोकतंत्र में तो खैर ये होता ही है कि किसी दल को कभी अवसर मिला, किसी दल को कभी अवसर मिला। लेकिन यहाँ देवराज जी एक बात आ रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान हुआ है, जिस तरह से देख रहे हैं कि लगभग 38 सीटों का नुकसान हो गया है, वहीं कांग्रेस को 49+ सीटों का फायदा होते दिख रहा है, तो ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इतना बड़ा तो अंतर नहीं ला सकता ना? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी के अलावा मैंने कहा कि जो है वहाँ के जो राज्य के जो भाजपा के नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं एक मतभेद की स्थितियां थी जो चुनाव के समय में भी स्पष्ट हुई। और एक नेता थे सट्टारवोभी का
भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में चले गए, चुनाव के समय ही गए। तो इस तरह के अंतर विरोध वहां भाजपा के नेताओं में थे, जिसकी वजह से भाजपा को ये अच्छा खासा झटका लगा इस चुनाव में। मैं ये कहना चाहता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी के साथ आपस के अंतर विरोध, बिल्कुल एक अंतरकलह जो रही है वो अंतरकलह उजागर हुई है, सड़कों पर आ गई है। और जब वो अंतरकलह उजागर हुई और तो भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को साथ नहीं पाई है, अपनों की नाराजगी से उनको मना नहीं पाई है। और वह जो विद्रोही लहर उठी थी, वह विद्रोही लहर भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्तमान परिणाम के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकती है। बिल्कुल स्पष्ट कहा आपने, सही कहा। और यहाँ एक बात जरूर आ रही है, अजय पाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसे कि अभी आपने कहा निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी जब सरकार रही है, आज जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव प्रचार में आपकी सरकार की खामियां गिनाई गई कि पूर्ववर्ती सरकारों में ये हुआ, पूर्ववर्ती सरकारों में वो हुआ, पहले की सरकारें थी तो ऐसा था, पहले की सरकारें थी वैसा था। आपने आपके चुनाव प्रचार में इन बातों का एक तो जवाब नहीं दिया गया, आपके सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाई गई और वर्तमान सरकार की खामियां नहीं गिनाई गई। चूंकि आप उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि जनता तक वो बात तो पहुंचाएं जो सरकार की खामियां हैं, लेकिन वो खामियां आपके द्वारा आप चुनाव प्रचार जो किया गया वो स्पष्ट कहीं दिखी नहीं वहां पर। देखिए, ईमानदारी से तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमें विपक्ष के तौर पर जो सरकार की खामियां उजागर करनी चाहिए वो तो हम नहीं कर पाए, हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है। लेकिन जहां तक चुनाव जीतने की बात है, तो जो वर्तमान सरकार है वो काम के नाम पर चुनाव जीत रही है। वर्तमान सरकार ने कभी कोई चुनाव कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश पर इस बात पर नहीं जीता कि जी हमने 5 साल में रोजगार दिया, 5 साल में हमने कोई ऐसा काम करके दिखाया जिससे महंगाई कम हुई, 5 साल में हमने कोई सरकारी नौकरियों को बढ़ावा देने का काम किया। तो कोई काम के नाम पर एक दिन भी उन्होंने वोट नहीं मांगा। कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के योगी जी तक केवल धर्म के नाम पर, या तो भगवान राम का नाम लेंगे, बजरंगबली जी का नाम लेंगे, केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं। यदि उन्होंने कोई विकास किया तो विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। अब भोली भाली देश की जनता, जिसको राम रहीम, जिसको संत आसाराम बापू, इनके जैसे संत लाखों करोड़ों अपने अनुयायी बना लेते हैं, झूठे झांसे में देकर इनको फंसा के रखते हैं। तो ये तो सरकार है, सरकार में बैठे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस देश की जनता को धर्म के नाम पर ये भी ठगने का काम करते हैं। तो जो आसाराम ने किया, जो संत रामपाल जी करते हैं, तो वही ये सरकार में आने के बाद वही काम करते हैं। तो भोली भाली जनता की बात आ जाती है। देखिए, तो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, ये काम के नाम पर वोट नहीं मांगते। दो चीजें आ रही हैं। गोरक्ष मठ के पीठाधीश हैं, वो भी संत हैं, आप उनकी तुलना आसाराम बापू से कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, स्पष्ट करें आप। मैं इनके वक्तव्य की तुलना उन धार्मिक लोगों से करना चाहता हूं जो धर्म के नाम पर इस देश की भोली भाली जनता को डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो अगर ये उस भाषा को बोलते हैं, उन्हीं की भाषा को बोलते हैं, ये कर्नाटक में जाके बजरंगबली जी की जाति बताने का काम करते हैं, ये धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, तो मैं इसको विशुद्ध राजनीति नहीं कह सकता। ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं ये। ठीक है। अंकुर जी, जैसा कि पहले आपने कहा कि भाई आप सपा के साथ में हैं और विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन उसके सवाल मेरा आपसे वही है जो मैंने अजय जी से पूछा था कि सरकार की खामियों को लेकर के, लेकिन सरकार अपनी खूबियां तो गिना रही है। सरकार ने कहा कि भाई हमने ये किया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की तस्वीर ये है। चाहे पीतल नगरी की बात कर लें तो उन्होंने जो कहा कि पहले कुछ और तस्वीर थी, आज कुछ और तस्वीर है। कानपुर की बात कर लें तो कानपुर में पहले उन्होंने कहा कि कट्टे और तमंचे का व्यवसाय था, लेकिन आज रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है कानपुर। तो ये जो चीजें आप जनता तक पहुंचाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए कि यदि आपके प्रत्याशी वहां जीतेंगे तो शहर का विकास करेंगे, आपके प्रत्याशी जीतेंगे तो वहां की नगरों का विकास होगा। शहर सरकार यदि आपकी भूमिका में होगी, आप शहर सरकार की भूमिका में होंगे तो वहां की जनता को सुविधाएं ज्यादा मिल पाएंगी। ये बात आप जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने जनता के सामने एक विकल्प दिया जी। जनता ने उस विकल्प को कितनी तवज्जो दी या जनता उस विकल्प के ऊपर कितना विश्वास करती है, या आम जनमानस के अभी शाम तक जब परिणाम आएंगे तो हम सबको नजर आएगा। रहा सवाल जनता जनार्दन का, क्या केवल मेयर का चुनाव जीतना, इस बात का सबूत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जनमानस के द्वारा एक्सेप्ट कर दी जा रही है? चुनाव में कदापि नहीं। भाई आप मेयर का चुनाव जीत रहे, लेकिन यहाँ 500, 700, 199 के करीब आपकी नगर पालिकाएं हैं, इसके अलावा 500 से नगर पंचायत है। तो इन चुनावों का आकलन करेंगे। अगर लखनऊ जैसी जगह की बात करते हैं 110, आपको इस बात का भी आकलन करना पड़े, मेयर अगर आपका जीत रहा तो 110 भारतीय जनता पार्टी
अगर पार्षद प्रत्याशियों को जिताती है तो कितना हमारा विपक्ष का पार्षद वहां पे जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस लेकर बहुत ज्यादा आत्ममुग्धता की स्थिति में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के द्वारा 100% एक्सेप्ट की जाए। हाँ, इतना जरूर है, सत्ता में होने का भारतीय जनता पार्टी मिल रहा है। आपके सम्मानित चैनल महत्वपूर्ण और विषय वस्तु और उठाना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी नगर निगम में वोटिंग हो रही है ईवीएम, ठीक है, और जो आपकी नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत है, वहां पे बैलेट का यूज किया जा रहा है। अब आप देखिए, जिन जिन जगहों पर बैलेट का यूज किया जा रहा है, जिन जिन जगहों पर बैलेट का यूज किया जा रहा है, आप देखिए वहां पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने नहीं प्रत्याशी थे जितना भारतीय जनता पार्टी होप कर रही है। वहां पे कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। आप बागपत देख लीजिए, आप उधर मुजफ्फरनगर साइड देख लीजिए, आप इन जगहों पर देखिए कि जहां पर बैलेट से वोट पड़ रहे हैं, वहां पर राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन बखूबी इनका सामना कर रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां पर ईवीएम, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं एक बार पुनः इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हो रहा है। ठीक है, आपने कहा कि ये स्थिति है, लेकिन जहां आपने कहा कि अभी हम बात कर रहे थे आपके गठबंधन की, तो आपका गठबंधन जहां बात करें विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर था, अब तीसरे नंबर पे आ गया है। इसे आपने कहा कि एक विकल्प के रूप में जनता के सामने आ गया है। तीसरे नंबर पे आ गया नहीं, अभी जो रुझान आ रहे हैं, तीसरे नंबर पे आ गया है। हम लोग विकल्प हैं। हाँ, नहीं विकल्प तो है, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों में तो आप तीसरे नंबर पर स्थिति दिखाई दे रही सपा की और आरएलडी की। नहीं, कैसे आप कह रहे हैं कि उन रुझानों में तीसरे नंबर पे? भारतीय पार्टी का अगर कोई एक राजनीतिक दल या पूर्ण ताकत के साथ या जनमानस की अपेक्षाओं के अनुरूप विरोध कर रहा है और जनता उसको स्वीकार कर रही है, तो वो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन है। ठीक है, वापस आता हूं राष्ट्रीय आपके पास। लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन हर उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष मुकाबिल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दमनकारी कार्यों के माध्यम से आम जनमानस का शोषण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। हम लोग तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है? इनके बड़े बड़े चेहरे यहाँ फील्ड में, हम लोगों ने तो आम जनमानस का विपैते हुए आम जनमानस की अपेक्षाओं पे खरा उतर रहे हैं या उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी स्वीकारता तो भारतीय जनता पार्टी की 100 सीट के मुकाबले हमारी अगर 50-40 भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न की उनको नहीं स्वीकार कर रही है। ठीक है, और हमारी तो जीत है उसमें। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। अभी मैं सुमेंद्र कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा कि जहां अभी एक नगर निगम में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो आगे बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब वो भी पिछड़ गए हैं। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। आप कह रहे थे शाम तक परिणाम आएंगे तो आप 8 से 10 सीटों पर आपके प्रत्याशी को विजय मिलेगी। अब जो एक सीट पर जहां आपके प्रत्याशी को, बीएसपी प्रत्याशी को बढ़त बनाए हुए थे जो, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी से पीछे हो गए हैं। अब आपका क्या रुख है? देखिए, ये अभी तो रुझान ही है जी। अभी कोई परिणाम नहीं आ गया है जी। अभी समय बीतने दीजिए जी। अभी पश्चिम में जो है आगरा है, सुर है, इनको जैसा कि इस पर न्यूज है बीजेपी जीत रही। मेरे कई साथियों से बात हुई थी, अभी नहीं काउंटिंग चल रही वहां पे जी, लेकिन बीएसपी अभी फाइट में है वहां पे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी काफी मेरे पास आ रहे हैं। बीएसपी फाइट कर रही है। ठीक है, और आप देखेंगे समय आने जी। और रही बात, चलिए, बीजेपी नेता हमारे साथ विवेक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि बताया गया था कि ध्रुवीकरण करने का प्रयास बीजेपी ने बहुत किया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, ये सब चीजें जग जाहिर है। मुस्लिम आरक्षण भारत के संविधान में नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। 1962 में मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने वहां किया। इस संविधान के किस धारा किस अनुच्छेद से है ये बता नहीं पाएंगे। ये बजरंग दल जैसे संगठन की तुलना ये पीएफआई से करते हैं। ये बहुसंख्यक समाज को चोट पहुंचाने की कार्रवाई कौन करता है? वक्फ को असीमित अधिकार देने का काम किसने किया? और इस तरह से भारत के संविधान को धता बताने का काम किसने किया? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये हम पे ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं। ये करते रहे, हम देखते रहे, ये तमाशा नहीं चलने वाला।
भारतीय जनता पार्टी इस तरह की किसी भी तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करती है, करती रहेगी जी। और जनता को हम इनकी सच्चाई से अवगत कराते रहेंगे। ठीक है, आज परिणाम इनके पक्ष में है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम हो सकता है अपनी कुछ बातें जनता को ना समझा सकते हो, हम इसका आगे प्रयास करते रहेंगे। चलिए ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कर्नाटक में जो आपको जनता ने मैंडेट दिया है वो 2024 के चुनाव में कितनी बड़ी संजीवनी बनेगा? हम ये कहते आ रहे हैं, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, मजाक उड़ाया और उसको किसी न किसी तरीके से खराब करने की बहुत प्रयास किया। भारत जोड़ो यात्रा के ही दौरान जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए तो हमको वहां पे मैंडेट मिल गया और हम वहां चुनाव जीते। तो वहीं से हमारी जीत का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, उसका असर पड़ा। और देखिए, हम ये कहते हुए आ रहे हैं कि दक्षिण भारत में भारत जोड़ो यात्रा का असर बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए 2024 के चुनावों में मिलेगा। आप देखिएगा कि आने वाले पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होंगे दक्षिण भारत में, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो और भी राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कर्नाटका में केवल ये मजबूत थे, लेकिन वो असर उत्तर प्रदेश में क्यों देखने को नहीं मिला अभिषेक जी? जैसे आपने कहा कि असर देखने को, बड़ा असर देखने को मिला, तो वो असर उत्तर प्रदेश में क्यों देखने को नहीं मिला? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बहुत समय बाद सभी सीटों पे हर जगह चुनाव लड़ा है। हमने अच्छे से चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा, ऐसा नहीं है जी। हाँ, परिणाम हमारे स्वरूप नहीं आया, मगर हमने चुनाव मजबूती से लड़ा है उत्तर प्रदेश में। पहले हम कई सीटों पे चुनाव लड़ते भी नहीं थे, मगर इस बार अधिकांश सारी सीटों पे ही चुनाव हमारे द्वारा लड़ा गया है। ठीक है, जो कि एक शुभ संकेत है और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी चीजें मजबूत होंगी हमारे लिए और उत्तर प्रदेश में भी उसका असर आपको देखने के लिए 2024 के चुनाव में मिलेगा। चलिए ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है, ठीक है, ये 2024 में इसका देखने मिलेगा। मैं देवराज सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कम शब्दों में कि ये कर्नाटक में जो उन्होंने कहा था 5 गारंटी और 6वीं गारंटी दी गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कि मैं 6वीं गारंटी देता हूं कि पहली कैबिनेट में ये 5 गारंटी पूरी कर दी जाएंगी। जनता पर इसका असर दिखा है, हालांकि चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि दिखा है, लेकिन आपको लगता है कि यही एक चीज जो फैक्टर रहा वो जिसने ज्यादा काम किया है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं कर्नाटक के हैं और चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नियुक्त किया और जीत कर आए। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जमीनी नेता हैं, तो उन्होंने वहाँ कर्नाटक में बहुत काम किया। कर्नाटक में इनकी एक अपील भी है, तो उसका असर भी, अब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो एक उसका असर है। दूसरा, जो इन्होंने जनता से वायदे किए हैं, तो जनता को कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि हो सकता है कि कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं वो पूरे करेगी। तीसरा है एक भाजपा की वर्तमान सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, जिसका लाभ कांग्रेस को इस चुनाव में मिला। बिल्कुल। तो देखिए, कई चीजें जो है कांग्रेस के लिए ऐड ऑन हो गई। एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपस की जो कलह थी, मल्लिकार्जुन खड़गे का खुद कर्नाटक से होना और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंच जाना, तो एक भावनात्मक लगाव कर्नाटक की जनता का कांग्रेस के प्रति, मुझे लगता है भावनात्मक रुझान इस चुनाव में भी दिखा होगा। और तीसरा है एंटी इनकम्बेंसी। चौथा है जो कांग्रेस ने वायदे किए हैं, हो सकता है जनता ने उनको ज्यादा उनको ज्यादा अपील किया हो, ये कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो चीजें उल्लेख की गई, चाहे फ्री दूध देने की बात करें कि मुफ्त में दूध दिया जाएगा या और चीजें थी, वो उतनी असरकारक ना होकर के जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिन चीजों का उल्लेख किया, चाहे बजरंग दल की बात करें, धर्मांतरण के कानून की बात करें या मुस्लिम आरक्षण की बात करें, तो वो चीजें ज्यादा असरकारक हो गई, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि कर्नाटक का जो चुनाव परिणाम है वो 2024 के लिए संजीवनी बन सकता है कांग्रेस के लिए, और 2024 का सेमीफाइनल भी उसे कहा जा रहा था। और अब एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो रुझान आ रहे हैं, वो बात भी, काजल, एक बात सामने आ रही है कि दोनों चुनाव परिणाम एक साथ आ रहे हैं। वहां गुजरात की यदि हम बात करें कि गुजरात का जो फैक्टर था वो लग रहा था कि
आगे वाले आने वाले जो चुनाव हो उन सभी चुनावों में गुजरात फैक्टर काम करेगा, लेकिन कर्नाटक में वो फैक्टर काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में मोदी मैजिक नहीं है, वो योगी का जादू चला है। योगी सरकार की उपलब्धियों पर ये चुनाव लड़ा गया है और दोनों तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं, अलहदा हैं। इन दोनों तस्वीरों का रुख अलग है। हालांकि वो चुनाव राज्य का विधानसभा चुनाव था, ये निकाय चुनाव था, लेकिन तब भी दोनों तस्वीरों की जो रुख है, दोनों तस्वीरों का जो रंग है बिल्कुल अलग अलग है। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी और है। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव की ये भूमिका कही जा सकती है, चाहे हम राज्य विधानसभा की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, वो तो देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी किस तरह तैयारी करती है, पार्टी का किस तरह एजेंडा होता, वो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी हमने बात भी की तो उत्तर प्रदेश में देखा कि भाजपा ने बढ़त बनाई है और लगे कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी प्रयागराज में अतीक अहमद का जो मुद्दा था, जो फैक्टर था, वो बहुत तेजी से उठा था। तो कहीं ना कहीं जनता को विश्वास था कि भरोसा था कि नहीं, जैसे योगी जी ने भी मंच पे कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, तो जनता कहीं ना कहीं विश्वास कर रही थी कि सुरक्षित हैं हम, और इस सोचकर भी हो सकता है कि भाजपा बनी हो। अब हम चर्चा को विराम देंगे तो विवेक श्रीवास्तव जी, अभिषेक राज जी, सुमेंद्र कुमार जी, अजय पाल जाटव जी, देवराज सिंह जी, अंकुर जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।